हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट 4 के पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के नहीं 52 तक करवा दीजिए, यानी 53 से लेकर के आज 100 तक करवाएंगे। ठीक है। काफ़ी बच्चे को कमेंट मुझे इस बात का मिलता रहता है कि सर एक वीडियो में पूरा एक सेट क्यों नहीं करवाते हैं। तो भाई वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो इसको थोड़ा सा करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए। ठीक है, इससे आप लोग के पास कोई वीडियो डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो कितना तक करवा दिए थे आप लोग को? यहाँ तक करवा दिए थे, 52 तक करवा दिए थे। ठीक है, चलिए आज आप लोग रेडी रहिए 53 के लिए। मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, शायद अंजलि कुमारी नाम का कोई कमेंट था, जिसमें लिखा जा रहा था कि सर आप वीडियो को 240 पे करके बनाइए, 240p पर करके बनाइए। ठीक है, तो बाबू मैं एक बात तुमको बता दूं कि वीडियो को 240, 360 आपको जितना भी करके देखना है बाबू, आप खुद अपने मोबाइल के सेटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं अभी भी पता चल रहा है तो आप हमको बताइएगा, फिर से इस पर एगो वीडियो बना कर डाल देंगे किस प्रकार सेटिंग को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी वीडियो चलेगा तो यहाँ कोना में एगो इस प्रकार का सेटिंग रहेगा, ऐसा जरा छू करके, और नीचे आप लिखल रहेगा क्वालिटी, और क्वालिटी को टिक करके ऑटो क्वालिटी रहेगा, वहाँ से हटा करके आप यहाँ पे 240 लिखा रहेगा, वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल आप देखिएगा, सवाल कराना चालू करते हैं। जो भी रहेगा इसका बात करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो पहले मैं एक बात तुम लोग को बता दूँ कि इस प्रकार से होता है ग्लोब। ठीक है, क्या होता है ग्लोब। ठीक ना, इसमें पहला जो रेखा है, इस जो बीच वाला रेखा है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और जो दूसरा नंबर पे है उसको कहते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे रहता है इसको कहते हैं मकर रेखा। सबका नाम लिख देते हैं पहले आप लोग को। ये क्या हो गया? ये हो गया कर्क रेखा, याद रहेगा, कर्क रेखा। ये बीच वाला क्या हो गया? विषुवत रेखा। क्या रह गया? विषुवत रेखा। और नीचे वाला हो गया मकर रेखा। ठीक ना, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, इस बात को भी याद रखना। 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तर, और ये जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक ना, और विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, आप लोग को याद रखना है। तो जो देशांतर देखो, अगर ऐसे रेखा है, इसे मतलब इस प्रकार, जैसे ये वाला रेखा है, इसको कहते हैं अक्षांश। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। लेकिन अगर कोई ऐसे रेखा है सीधा ऊपर से, तो एक कहते हैं देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा में 1 डिग्री को जो मान है वो सबसे ज़्यादा जो है वो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। अच्छा, आप सबको बता दें कि 1 डिग्री देशांतर का जो मान है वो कितना किलोमीटर होता है। आप सब बता सकते हैं कि 1 डिग्री जो देशांतर है इसका मान किलोमीटर में कितना होता है? तो मैं बता दूं कि किलोमीटर में होता है 111.32 किलोमीटर होता है। आप सबको याद रखना है कि सर 1 डिग्री देशांतर का मान कितना किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप सबको मैं बता दूं कि 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, चलिए आप देखिए इसको। 54 नंबर सवाल देख रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? वो निम्नलिखित में से दिख रहा है सवाल आप लोग को। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से, सवाल दिख गया, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? क्या उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, या ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, या विषुवतीय रेखीय निम्न उष्ण दाब की पेटी, वायुदाब की पेटी, या ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी? क्या होगा आप लोगों को बताना आंसर। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो उपोष्ण वाला होता है, ये जो उपोष्ण वाला जो वायुदाब की पेटी होते हैं वो जो है वो घोड़े के पेटियों के नाम से जाना जाता है। आप सबको याद रखना। अगला सवाल 55 नंबर देखिएगा। बड़ा समुद्र की गर्म धाराएं, जो समुद्र के जो गर्म धाराएं हैं वो क्या होती हैं आप लोग को बताना है। ठीक है, तो समुद्र के जो गर्म धाराएं हैं क्या वो भूमध्य रेखा की ओर आती जाती है? क्या भूमध्य रेखा? आप सबको अभी जस्ट बताएं, भूमध्य रेखा बताए थे। यानी ये जो विषुवत रेखा है ना बाबू, ये विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो क्या जो समुद्र की गर्म धाराएं हैं क्या वो भूमध्य रेखा की ओर जाती है? क्या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चलती है, या ध्रुवों की ओर जाती है? तो आप सबको मैं बता दूं कि जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो किधर की ओर जाती है? तो वो ध्रुवों की ओर जाती है। किधर की ओर जाती है आप सबको पता है? किधर की ओर जाती है जी? तो ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल अगर हम बात करें, उत्तरी ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है,
अगर सवाल में बात करूं तो आप सबको पहले मैं बता दूं छोटा सा बात, पहले ये वाला लाइन फालतू वाला मिटा दें, ठीक है। देखिएगा, अच्छा मैं पहले बता दूं कि इसको कहा जाता है ध्रुव, यानी कि इंग्लिश से बोलेंगे तो पोल बोलेंगे, ठीक है। और इसको कहते हैं विषुवत रेखा, यानी अक्षांशीय रेखा भी इसको कहा जा सकता है, और सीधे रहेगा उसको कहेंगे देशांतरीय रेखा। और इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सूरज की किरणें हैं वो किन दो रेखाओं के बीच में चमकती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकता है, बाकी इधर जो है वो सूरज की किरणें लंबवत नहीं चमकती है, तिरछी चमकती है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना। अगला विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, जो विश्व मानव अधिकार दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सर आप लोग बताइएगा कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं मुन्ना, तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। अच्छा मलाला दिवस कब मनाते हैं, मलाला दिवस कब मनाते हैं, बताना आप लोग को, मलाला दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। अगला मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको बताना है, ठीक है। चलिए अगला बाल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को बताना है कि सर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस के साथ में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको बताना है। अगला विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, खाद्य दिवस आप लोग को बताना है। तो मैं एक कड़ी से बताता हूँ आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। जो मलाला दिवस है वो सबको पता है कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है मलाला दिवस, ठीक है। अब मानव एकता दिवस जो है वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 20 दिसंबर को मनाया जाता है मानव एकता दिवस। बाल दिवस जो आप सबको पता है कि बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस सबको पता है कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 20 नवंबर को मनाया जाता है क्या, तो बाल दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक रह गया हम लोग का, वह है खाद्य दिवस। तो खाद्य दिवस जो आप सबको पता है कि ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, खाद्य दिवस, ठीक है, 16 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं, आप सबको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर बता दी थी ना, 10 दिसंबर। अगला पोंगल क्या है, पोंगल क्या फसलों का त्यौहार है, क्या सूर्य के उत्तरायण में जाने वाला त्यौहार, या चावल एवं दालों के उत्पादन का त्यौहार, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा, पोंगल क्या है, पोंगल। तो आप सबको बता दें हम कि पोंगल जो है वो एक फसलों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है, तो वह एक फसलों का त्यौहार है पोंगल, ठीक ना। चलिए आगे ले चलते हैं, आप सबको आगे देखिएगा, अगला ध्यान से देखिए। मतलब कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, अभी तुरंत बता रहे कि सूर्य के सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, तो ध्रुव पर्दा मतलब तिरछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 60 नंबर सवाल देखिएगा। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप लोग देखिए ध्यान से, इसको बताइए हमको जरूर, दिख रहा है। सवाल है, कह रहा कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। जो उत्तर भारत होता है उसमें चक्रवातीय जो वर्षा होती है वो किस मौसम में होता है, इसे बताना है। तो आप सबको पता है कि जाड़े के मौसम में चक्रवातीय वर्षा होता है उत्तर भारत, जैसे में बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब राज्य में, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए दिख रहा है सवाल सबको। 60 नंबर सवाल देखिए आप लोग, 60 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ पे क्या होगा, जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है, क्या चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती है, साल भर घनी वृष्टि होती है, या वर्षा बहुत कम होती है, या तापांतर बहुत अधिक मिलता है, क्या होगा से बताना, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो पर्वत होते हैं, यानी जो ज़्यादा जो मतलब पर्वतीय प्रदेश होता है वहाँ पे जो बर्फ़ है एकदम काफ़ी लंबा दूर तक के लिए इस प्रकार बर्फ़ वहाँ पे हमेशा मिलेगा। जैसे हम बात कर सकते हैं तो हिमालय पर्वत में हमेशा बर्फ़ मिलता है, तो चोटियाँ पर बर्फ़ हमेशा ढकी रहेगी, इस बात को आपको आंसर याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए 61 नंबर, इसका बताइए आंसर, ठीक है। देखो बाबू, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये सब्सक्राइब का जो होती हैं वो आप लोग को और हमको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट मेरे पास कर दिया कीजिए,
इससे मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलता है पढ़ाने में। जैसे आप लोग कमेंट करते तो लगता है कि नहीं हम किसी अच्छे या किसी पढ़ने वाले बच्चे को मदद कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को मैं वीडियो बनाने के में थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ। तो इसलिए आप एक अच्छा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमको उससे थोड़ी सी एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलिए आगे चलें। दे दिए आंसर। मतलब मकर संक्रांति के समय सूर्य जो है निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है। अगर आप लोग कहिएगा लाइव आकर के सेट मराने के लिए, तो मैं आप सबको लाइव में आकर के सेट मराने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग पहले बता दीजिएगा कि सर लाइव आइए। तो लाइव आने का मैं एक टाइम आप लोग को अगला दिन, जैसे आज एक बच्चा भी अगर कोई बता दिया, नहीं अगर 5 बच्चे अगर इसमें अगर कमेंट कर दिए इस वीडियो पर कि सर हम लोग को लाइव आकर के सेट मराइए, तो मैं आप लोग को अगले दिन के वीडियो में लाइव का टाइम बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला दिख रहा है सवाल। मतलब मकर संक्रांति के समय सूर्य जो निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है, बताना आप सबको। तो मैं बता दूं कि ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जो कि 22 दिसंबर को होता है, आई थिंक, है ना। ये 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जो कि हाल में अभी गया है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। दिख रहा है 62 नंबर। मतलब एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, कैसा होता है इसे बताना। ठीक है, समान शुष्क सेल में, तो समान शुष्क सेल में पहले तो उसका सूत्र बताओ। तो समान शुष्क सेल का सूत्र होता है NH4 और Cl। ठीक है, इसको अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि इसका जो सूत्र जो अपघट्य होता है वो क्या होता है। तो इसका अमोनियम क्लोराइड, अरे भाई जो बताएं वही आंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ भला, अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिएगा, सवाल दिख रहा है 63 नंबर, इसको दीजिए आंसर क्या होगा सर, दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो आप सबको पता है कि CuSA4 डॉट हाफ H2O यानी 1/2 H2O। तो 1/2 तो पहले इसी में है, और Ca होता है क्या, Ca होता है, सॉरी बच्चा लोग Ca होता है, मैं Cu लिख दिया यहाँ पे, Ca होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति लड़का का हाथ गोड़ जो टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो उसमें जो बैंडेज बांधने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मतलब वायु क्या है, वायु यानी जो हवा है वो क्या है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, क्या है आपको बताना है कि जो वायु है वो क्या है। तो आप सबको पता है कि ये मिश्रण है, यानी कि यौगिक भी है तत्व भी है, दोनों भी है, यानी यौगिक है। ठीक है, सॉरी मिश्रण है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, बताइए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है कि ऑक्सीकारक है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, क्या होगा इसका आंसर बताना। ठीक है, तो मैं 65 को बता दूं, पहले विरंजक चूर्ण का आपका सूत्र बताइए। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होके। तो होके के बाद अगर हम बात करें तो 65 की बी वाला सही है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ओके, चलिए आगे ले चलिए। 66 नंबर सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहा है, बोला कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। जो मधुमक्खी लोग आपस में जो ग्रुप बना के रखते हैं वो आपस में किस प्रकार से पहचानते हैं कि हम ओकरे ग्रुप के हैं कि वो हमारे ग्रुप के हैं, ऐसा कैसे पहचानते हैं बताना है। तो आप सबको बताते हैं कि मधुमक्खी जो है वो गंध से पहचानता है, उसका गंध जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ समझ जाते हैं कि वहाँ पे अपने ग्रुप के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे ले चलें। हनी यानी कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, यानी शहद का प्रमुख घटक आप सबको बताना है। तो ये होता है फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज आप सबको आंसर याद रखना। अगला देखिएगा 68 नंबर सवाल, कि वृक्षों के पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है, क्या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल में लोहे की कमी, या क्लोरोफिल में सोडियम की कमी, या उपयुक्त में से सभी, क्या होगा से बताना। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी के कारण वृक्ष के पत्ते क्या होते हैं, गिरना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग को बताना है, आंसर क्या होगा से बताना। ठीक है, 69 नंबर सवाल देखिएगा, 69 नंबर सवाल दिख रहा है। 69 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम वर्तमान प्रमाण के अनुसार, 69 नंबर कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था। तो इसका जलीय जीव आपको आंसर याद है, यानी कि जल में जो है वो सबसे पहले जल में जन्म लिया था जीव, इसलिए इसका जलीय जीव आपको सबसे पहले याद रखना। ठीक है, 70 की बात करें हम,
तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? यानी जो जब तेज हवा चलता है तो उस टाइम ओस नहीं बनता, ऐसा क्यों? ओस मैंने सीता होता शायद होगा, जो शीत वो गिरता है ना रात को, वो तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसका जो 1 से 53 तक करवाएं वो कहाँ? तो चैनल पे पड़े होगा, या तो फिर इसका कमेंट में हम इसको पिन कर देंगे, तो आप कमेंट में जा करके पार्ट 1 वाला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप लोग सब्सक्राइब करना तो बनता है, अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं तो भाई आप क्यों ऐसा करते हैं? सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा भी ध्यान दिया करो सब्सक्राइब पर, ठीक है। चलिए, 71 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपको बता दूं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प यानी कि फूल है, ठीक है। अगला देख रहे हैं, अगला 72 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, जो डॉल्फिन है उसको वर्गीकृत किए जाते हैं, क्यों किया जाता है इसे बताना है सबको। तो डॉल्फिन जो है उसको आप सबको बता दूं मैं कि डॉल्फिन में स्तनी को वर्गीकृत किया जाता है। किसको किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है तो स्तनी को किया जाता है। मैं इस वीडियो पर कम से कम तो 500 व्यूज रखता हूं, व्यूज की आशा रखता हूं, और इसमें कम से कम भी तो 100 लाइक्स की आशा रखता हूं। और आप सबसे मैं विश्वास नहीं, आप पूरे उम्मीद है कि आज तक जो भी आप लोगों से उम्मीद किया आप लोगों ने पूरा किया है, तो इस टारगेट को भी पूरा करने में मदद कीजिएगा। और मैं लास्ट 1 मंथ में अपने सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना चाहता हूं, तो इसमें आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मैं आप लोग को देखना चाहता हूं। मेरा आप लोग का सब यही गुजारिश है कि लास्ट आप लोग 1 मंथ में मेरा 1 के सब्सक्राइबर करने में थोड़ी सी हेल्प करिए, ठीक है। चलिए, 73 नंबर सवाल देखिए। 73 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, CO2 भाई ये तो रहना चाहिए। जल और सूरज के प्रकाश नहीं रहेगा तो हो भी नहीं करेगा भाई। क्लोरोफिल तो और जरूरी है, यानी उपयुक्त में से सभी ये सवाल भी आई, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। 74 नंबर सवाल दिख रहा है, 74 नंबर सवाल दिख रहा है आप सबको। इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? वसा पाचक एंजाइम है, से बताना, ठीक है। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि वसा पाचक जो एंजाइम है वो सबको पता है कि ये लाइपेज है, लाइपेज लार में से निकलता है, ठीक है। इमाइलेज जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन करता है, ठीक है। इमाइलेज जो है, इमाइलेज कहाँ लिखा, नहीं लिखा ना, चलिए आप बोले इसका आंसर लगा लीजिए, ठीक है। ये लाइपेज हो गया, ठीक है ना। आप सबको मैं बता दूँ कि जो इमाइलेज है, इमाइलेज होता है ना, इमाइलेज होता है, इमाइलेज ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। किसको करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलें। अच्छा, पेप्सिन किसको पाचन करता है? पेप्सिन आप सबको मैं बता दूं कि जो पेप्सिन जो ऑप्शन नंबर बी में है ये किसको पाचन करता है? तो ये प्रोटीन के पाचन करता है। पास से पेप्सिन और पास से प्रोटीन आप सबको याद रखना है, ठीक है। इमाइलेज जो करेगा वो क्या करेगा? तो इमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन करेगा पेप्सिन को, लाइपेज करेगा पाचक, वसा पाचक, यानी वसा का पाचक कौन करता है? तो वसा का करता है लाइपेज, और प्रोटीन की करता है पेप्सिन, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं आप लोग को। अच्छा सर, ये सी में है जो इरेप्सिन, ये किसको पाचन करता है? तो इरेप्सिन जो है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, आप सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले चलें, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किस में? जो मायोसिन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? तो 75 के सी यानी कि पेशी ऊतक में आप सबको पता है कि मायोसिन पाया जाता है। 76 नंबर सवाल देखिए आप सब क्या कह रहा है से। 76 नंबर सवाल आप सबके नीचे रखा हुआ है, देख लीजिए। बाकी निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेन, कुछ सूत पौधे, यानी ये जो आपको लिखा गया है वो कौन लिखे आप सबको पता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसका जो है वो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया था। ये आप 10वां की कविता पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला मतलब कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? जो कवित्री है अनामिका उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको मैं बता दूं कि इसका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अक्षर ज्ञान जो है वो कविता है, अक्षर ज्ञान कविता के लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान कविता के लेखक यही अनामिका जी है। अनामिका कहाँ जन्म ली थी? तो ये आपको मुजफ्फरपुर बिहार में जन्म ली थी, ठीक है। अगला ध्यान से देखिए आप लोग, क्या निम्नलिखित पंक्ति, माँ बेटे सदते नहीं उसे, और अरे भाई ये माँ बेटे वाला अनामिका वाला या अक्षर ज्ञान यही तो है, अक्षर ज्ञान वाला तो यही तो है, अक्षर ज्ञान कविता में ही से लिया गया माँ बेटे वाला, ठीक है। अगला बोला मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारक की पहचान कीजिए कि क्या होगा इसमें, कर्म कारक क्या हो रहा है? मोहन ने सांप को मारा, इसमें बताइए क्या होगा, कर्म कारक क्या होगा? तो आप सबको पता है कि सांप को मारा, मैं यहाँ पे जोड़ कर रहा हूँ, ठीक है। सांप को मारा तो ये हो जाएगा को, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा आगे देखिए आप लोग क्या कह रहा है इसे, मतलब कि अन्वेंशन के सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेंशन, अन्वेंशन का होता है अनु प्लस एसन, यानी आपको अनु प्लस एसन यानी ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल 81 नंबर सवाल दिख रहा है। बाकी दो शंकु के आयतन के अनुपात 1:4 है तथा उसका व्यास 4:5 है, तो उसकी ऊंचाई निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको बताना है कि ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि आयतन क्या होता है, आप लोग बताइए। ठीक है, आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका अनुपात यहाँ भी रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। इसका जो अनुपात था, व्यास था 4 था, तो त्रिज्या जगह 2, तो 2 दूना 4 यहाँ मिल गया। इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और अनुपात में बात करें हम तो इसका हो जाएगा व्यास 5/2 यानी कि 5×5 = 25, अब बटा में 2 दूना 4, और इसका ऊंचाई भी निकालना। ठीक है, ये बराबर है 1 के, यानी यहाँ पर एच के मान आ जाएगा 1/4, क्योंकि भाई अब ये 1 के बराबर दिया हुआ है तो बराबर में 1 करेंगे तो इन्हें गुना में 4 इन्हें भागा में 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर कितना का है 4 का, तो 25/4 के बटा में अगर हम 4 करते हैं, 25/4 के अगर बटा में 4 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या दे रहे थे हम कि 25/4 बराबर में 4, और इसके बटा में भी 1, और यहाँ पे 25/4, तो 4 ऊपर 25 नीचे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 बटा ये कितना हो गया, 16/25 हो गया। और इन्हें से क्या था, इन्हें से था आप सबको पता है कि इन्हें से कितना लाए थे, 1/4 लाए थे। ठीक ना, तो 1/4, और ये आपका यानी कि काट कूट के आप अगर इसको निकालिएगा तो ये आप सबको पता, ओ तेरी सॉरी, थोड़ा सा 1 सेकंड, हाँ कट गया गलती से भी। ठीक है, देखिए इसको गलती से कट गया था ये, इसको देखिए बताइए। ठीक है, हाँ क्या मैं बताऊं, इसका आप लोग जो निकाल लिए होंगे वो कहीं ना कहीं 25:64 आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बाबू, आगे देखिएगा क्या होगा से। एक बात मैं बताता हूँ, जब भी कभी आपको ये अड़बड़ तड़बड़ सवाल मिलेगा इस प्रकार में, आंसर मार देना एक, 61, 65, 63, 64 कुछ भी रहेगा, आंसर मारना एक। ठीक है, क्यों, देखिए देखो आपको 45 के मान तो 1 होता है, सबको पता है। आइए कहीं ना कहीं देखना, पहले गिन के देखना कि केरा जोड़ने पर 90 होता है, जोड़ने पर 90 होना चाहिए तब मारना, इसे नहीं थाई मार के चलाना, ये 45 को छोड़ के। तो 85 और 5 जोड़ेगा तो 90, और 25 और 65 जोड़ेगा तो 90, यानी कि इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो आप सबको टिक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसका बताइए 83 नंबर सवाल क्या होगा से बताइए। क्या होगा, 83 को सोल्व कीजिए आप लोग, 83 को सोल्व करके लाइएगा तो आएगा 6, आप लोग को मैं बता देता हूँ। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, अगला, बाकी रूमौर के अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, रूमौर अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ये सेट नंबर 4 चल रहा है, कल आप लोग को वीडियो आएगा सेट नंबर 5 का। ठीक है, हम इस पूरे के पूरे बुक को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस के भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। अगर कोई लड़का एसएस से जीडी को भी अगर आप लोग कहते हैं कि सर हम लोग को करवा दिए सेट, आप लोग जो जो एग्जाम के हमको कहते हैं सेट करवाने में, सभी एग्जाम का सेट आप लोग के लिए लेके आऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एसएस से जीडी इस बार के क्वालिफाइड हूँ, अच्छा खासा नंबर से मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मैं अच्छा तरीके से बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जब आप निकालेगा 84 का, तो 84 का फैक्टोरियल में आपको आएगा 6 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल, यानी आप इसको हल्ला कीजिएगा, यानी हल कीजिएगा तो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, हल्ला नहीं करना है, हल करना है। चलिए, मतलब एक सिक्के को सॉरी 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 1 चिताने की क्या प्रयोगता है। देखिए ऐसा सवाल भी आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है सवाल बनाने में, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ऐसा सवाल आता है, डोंट वरी, आप सबको ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, यानी प्रयोगता क्या होगा, कम से कम चिताने का प्रयोगता। तो एक बात बताओ कि इसमें आपको दिखाए थे कि देखो 3 को सिक्के को उछालना, तो हो सकता है पहला पर हेड आएगा, हो सकता है दूसरा पर भी हेड आएगा, हो सकता है तीसरा पर भी हेड आएगा, यानी इतना लिखने के झंझट आप लोग को लगाना नहीं है। जब भी आपको 3 सिक्का कहेगा तो बस एक का आंख बंद करके 7/8 मार के चल देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बल्ले बल्ले आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित की गई थी। यानी कि एक बात तो आपको समझ में आ गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, यानी क्रांति फ्रांस में जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। ठीक है, और ये वाला जो है वो वहाँ पे किस प्रकार के शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, तो मैं आप सबको बता दूं कि वहाँ पे संविधान बना के लागू किया, यानी संवैधानिक राजतंत्र लागू किए गए थे। ठीक है, अगला
जूते हुए खेत का प्रमाण, भाई कालीबंगा कहाँ है जी, कालीबंगा से मिला हुआ जूते हुए खेत का प्रमाण, ठीक है। चलिए अच्छा, आप सबको मैं बता दूं कि आप लोग को जो इंटर क्लास के जो बच्चे हैं, यानी कि साइंस और आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं, उन सबको मैं अब सोच रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करवा दिया जाए। आप लोग इसके बारे में क्या बताते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट उसके लिए अलग से चैनल बना दिए हैं। जो भी मैट्रिक और इंटर से बच्चे हैं, जो मैट्रिक यानी कि 10th और 12th लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अलग से चैनल बना दिया, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के नाम है DMC बोर्ड एग्ज़ाम, DMC बोर्ड एग्ज़ाम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सबके भाई बहन जो भी बंधु लोग हैं जो 10th और 12th के जो तैयारी करते हैं, उसके लिए सेट प्रैक्टिस वहाँ पे चालू किया गया है, आप वहाँ पे जा करके कर सकते हैं सेट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्या बोला कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था। आप सबको बताना कि जो भारत में हरित क्रांति हुआ था वो किस दशक में हुआ, दशक मतलब तक उसके आसपास। तो आप सबको मैं बता दूं कि 1960 में हरित क्रांति यहाँ पे भारत में आया था, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली आप सब जानते हैं, तो कुल्लू घाटी, भारत में कुल्लू घाटी जो है वो सेब की खेती के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, सेब के, जम्मू कश्मीरी सेब जो होता है ना, कश्मीर से उधरंगे से आता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यानी कश्मीर से आता है, तो कुल्लू मनाली तो उधरंगे ना, उत्तराखंड में है। बाकी निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दौरान, ये भाई इसका बोकारो तीसरा में, ये भी दूसरा में, दुर्गापुर भी दूसरा में, ये भी दूसरा, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में आपका स्थापित किया गया था। लेकिन बोकारो एक ऐसा है जिसको तीसरा में किया गया था। आप सब अगर पंचवर्षीय योजना को नहीं जानते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से एक बार तैयार करके जाइएगा, हमें को कहिएगा तो हमें आप सबको एक बार पंचवर्षीय योजना को ला करके सही से टीच कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे ले चलते हैं। बोला कि 91 को देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है, बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा होगा, से बताना, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, से बताना है सबको, बताइए जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में, ठीक है। तो बिजली का जो नवीकरणीय जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं पानी है, ठीक है। क्या है, पानी है, ठीक है। 92 नंबर सवाल देखिएगा, 92 नंबर सवाल, ये रहा 92 नंबर सवाल। बोला कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। जो सुनामी है, पहले बात बताइए सुनामी कहाँ आता है। तो सुनामी जो है वो समुद्र में आता है, और समुद्र में आए गए चक्रवात को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। खत्म सवाल, उतना टेंशन क्या है। नहीं जी, यहाँ पे चक्रवात नहीं होगा, समुद्र की सतह पर भूकंप ये ज़्यादा सूटेबल करेगा। बिहार पुलिस में ये वाला आंसर मानता है, ठीक है। ये नहीं होगा भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, सॉरी गलती से मैं बोल दिया इसका आंसर, ठीक है। देखिए मैं जब आपको ए वाला, ये सी वाला नहीं रहता नहीं, तब वो वाला बी वाला सही होता, ठीक है। मैं कि पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। मतलब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण के 3 सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है, ठीक है। आप सबको बताना है, ठीक ना। तो मैं बता दूं इसका सही जो क्रम है वो सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर आपका इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए 94 के देखिएगा, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। जो बिहार है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है भाई। बिहार, अपना बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार के मिट्टी नहीं पता, जलोढ़ मिट्टी, ओके, जलोढ़ मिट्टी, ओके। अगले चले 95 नंबर देखिएगा, बोला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका जो न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो कहीं ना कहीं सबको पता है कि महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त के रूप में इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। 96 का देखिएगा, बोला कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर। इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाना है। तो भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हेल्प करने के लिए। 97 को बताइए, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन इसमें गलत वर्ड लिखा हुआ है, से बताना, ठीक है। चलिए आप सबको बता दूं मैं कि इसका जो है वो स्पेल्ड वर्ड आपको जा करके डी वाला है, ठीक ना। एवरेशन आपको इस प्रकार नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगला, व्हाट डज एट से मीन्स, इसका मतलब क्या होता है से आप सबको बताना है। तो 98 के आप सबको पता कि कन्फ्यूज्ड जो है वो आप सबको पता, ठीक है। 99 को देखिएगा, 99 नंबर क्या कह रहा है, बाकी चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी इसमें कहाँ पे ग्रामर के अनुसार गलत है, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसमें सिंस वी हैड जो है वो यहाँ पे उपयोग में नहीं आएगा। 100वां सवाल, चलिए 100वां सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि एक कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग को छोड़ेंगे ना।
आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 100वां सवाल के इस प्रकार से 100 लिख करके इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में करना, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। और भी अगर किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम उसका सेट प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देंगे। जैसे में हो सकता है CRPF ट्रेडमैन, है ना, CRPF ट्रेडमैन का आप लोग अगर कहिएगा तो मैं करवा दूंगा। अगर आप लोग यूपी पुलिस की अगर कहिएगा तो मैं करवा दूंगा। SSC MTS के कहिएगा तो करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आज के सिवा यहीं तक, ठीक है। कुछ भी बात रहेगा आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिए ताकि हमको उससे एनर्जी मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।